हेलो एंड वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी सब इंजीनियर की एग्जामिनेशन में जो सामान्य हिंदी है उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे अलग अलग शिफ्ट्स में, वो सारे क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। 70+ क्वेश्चंस होने वाला है जो कि पिछले कुछ एग्जामिनेशन में पूछे गए सवाल है ये, और ये मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसलिए सेशन को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, अच्छी तरीके से देखना है। आप लोगों को जितने भी डाउट्स है, आपके जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके सारे डाउट्स में क्लियर करूंगी, तो आपको सेशन अच्छे से देखना होगा। ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इससे आप एनालाइज कर सकते हो कैसे सवाल पूछे गए थे, आने वाले डेज में क्या क्या चीज़ें और भी आ सकती है, वो सारी चीज़ें आज के सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। इसलिए आप लोगों को सेशन अच्छे से देखना है। आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी है, मैंने सिलेबस ऑलरेडी प्रीवियस सेशन जो आप लोगों को प्रोवाइड किया उसमें मैंने पूरा कंप्लीट सिलेबस आप लोगों को कहा था, और आप लोगों को ये भी कहा था कि टेक्निकल नॉन टेक्निकल आपको साथ ही साथ पढ़ना होगा, क्योंकि दोनों भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, दोनों भी इक्वल मार्क्स के लिए पूछे जा रहे हैं, इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो आप लोगों को दोनों को इक्वली इंपॉर्टेंस देते हुए अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई कॉम्प्रिहेंसिव करनी होगी। सो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। आज हम जो हिंदी के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, वो जो क्वेश्चंस पूछे गए थे एमपी सब इंजीनियर के एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। जो अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए सवाल है, 14 क्वेश्चंस हर शिफ्ट में पूछे गए थे, और जो पैटर्न था वो हर शिफ्ट में सेम फॉलो किया गया था। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे वो आप लोगों को बताऊंगी। उससे पहले आप लोगों को कहना चाहूंगी कि रिसेंटली ऑलरेडी हम लोगों ने जनरल नॉलेज के एमसीक्यू पे 70+ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डिस्कस किए। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा होगा वो भी देख सकते हो। कंप्यूटर अवेयरनेस का सर ने करवाया, वो नहीं देखा होगा वो भी देख सकते हो। टेक्निकल का भी सर ने करवाया, अगर आपने वो भी नहीं देखा होगा तो वो भी देख सकते हो। आप ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए सबसे पहले इसलिए प्रोवाइड की जा रही है कि सबसे पहले जब भी हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हमें प्रीवियस ईयर की चीज़ें जो पूछी जाती है वो पता करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि किस तरह का पेपर पैटर्न होता है, किस तरह पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो हमें एक स्ट्रैटेजी पता चलती है, एंड अकॉर्डिंगली हम फिर आने वाले डेज जो हमें मिलते हैं उसमें हमने हमारा प्रिपरेशन करना चाहिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमें ये सेम ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, बट हमें ये तो पता कर सकते हैं कि क्या डिफ़िकल्टी लेवल था, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, कितने क्वेश्चन जो पूछे गए थे उसमें से आज हम आंसर मार्क कर सकते हैं, और हमें आने वाले डेज में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो ये सबसे पहले इसलिए हम प्रीवियस ईयर के जो भी आप लोगों को जितने भी टॉपिक्स है, जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे सेशन सबसे पहले आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आफ्टर दैट फिर आप लोगों का जो सिलेबस है वो कंप्लीट कवर अप किया जाएगा। आप लोगों को जो भी रिक्वायरमेंट है, आप आपकी रिक्वायरमेंट हमारे साथ पहुंचा सकते हो। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आप टेलीग्राम पे कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हो। इसी के थ्रू आप लोगों की जो भी रिक्वायरमेंट होगी इस एग्जामिनेशन के लिए, आपके सारी क्वारीज, सारे डाउट्स और जो भी आप चाहते हो वो सारी चीज़ें आपको दी जाएगी। ठीक है, इसलिए आप लोगों को हमारे चैनल के साथ, दोनों चैनल के साथ कनेक्टेड रहना होगा, और कनेक्टेड रहने के लिए आपको दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करना होगा, बेल बटन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी नया सेशन आए आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन की ओर। आज के सेशन की ओर बढ़ने से पहले एक और चीज़ आपको रिकमेंड करना चाहूँगी, हिंदी की मैराथन। अब आप अगर आज का सेशन देखते हो तो आप लोगों को मैंने कहा कि 14 क्वेश्चन ईच शिफ्ट में पूछा गया है, और आप देखोगे कि क्वेश्चन का जो पैटर्न था ना, जो क्वेश्चन पूछे गए थे, सबसे पहले आप लोगों को नजर आएगा पर्यायवाची शब्द बेस्ड क्वेश्चंस। उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस मुहावरे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इस मुहावरे का मीनिंग क्या है। फिर उसके बाद अगर आप देखते हो तो आपको ये पूछा जाएगा कि संधि का विच्छेद क्या है। उसके बाद अलंकार, समास, और यही पैटर्न, यही सेम क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं। दैट मीन्स कुछ 4 या 5 टॉपिक अगर आप देखते हो इस सेशन में तो वही टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब ज़रूरी नहीं है जब इस साल एग्जामिनेशन होगा तो वो 4 या 5 टॉपिक से ही फिर से सवाल पूछे जाएंगे और वही टॉपिक आने वाले हैं। तो आप लोगों को वो टॉपिक्स को तो प्रिपेयर करना होगा, और वो टॉपिक जब आप ये सेशन देखोगे तो आपका प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल में आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके सारे क्वेश्चन को पढ़ाया है। ठीक है, तो आपको वो तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन उसके अलावा भी हिंदी व्याकरण के टाइप्स होते हैं, जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्ण, कारक, काल, विराम चिन्ह, लिंग, अलंकार, समास, वाक्य वचन, संधि, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची शब्द, लोकोक्ति, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। सो ये सारे टॉपिक्स होते हैं आपके हिंदी व्याकरण से जुड़े हुए। तो इनमें से कुछ मैंने कहा आज के सेशन में आपको 4 से 5 रिपीटेटिव उसी टाइप के क्वेश्चंस नजर आएंगे जो कि एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। बट आने वाली इस साल के एग्जामिनेशन में आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो एक सिंगल सा ये सेशन, ये सिंगल सी महामैराथन आप लोगों का कंप्लीट हिंदी का प्रिपरेशन करवा देगी, जिससे आपके सारे
टॉपिक्स के जो डाउट्स होते हैं, जो रूल्स होते हैं, जो व्याकरण में किस तरह आप लोगों को आइडेंटिफाई करना होता है, वो सारी चीज़ें आपको इस मैराथन से क्लियर हो जाएगी। और जब आने वाले डेज में आप लोगों के लिए जब मैं क्वेश्चन से लेकर आऊँगी हिंदी पर, तब आप डेफिनेटली उस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर पाओगे। तो आप लोगों को अगर आपके ग्रामर के, हिंदी व्याकरण के सारे डाउट्स क्लियर करने, तो आप ये महामैराथन को ज़रूर देखिए, आपको बहुत महत्वपूर्ण रहेगी आपकी इस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, बढ़ते आगे। अगर आप इसका ई बुक परचेस करना चाहते हो तो आप ई बुक भी परचेस कर सकते हो, आपकी चॉइस है। आप मैराथन देखना चाहते हो, सेशन अवेलेबल है। आप ई बुक परचेस करना चाहते हो तो ई बुक कोचिफाई के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, उसमें स्टडी मटेरियल के ऑप्शन जो है रहेगा टैब, उसमें जाना होगा। वहाँ पे ई बुक का आप लोगों को एक सेक्शन नज़र आएगा, उसमें आप लोगों को महामैराथन जो है हिंदी की वो मिल जाएगी, जिसमें सारी मैराथन आप लोगों को ई बुक के फॉर्म में सिस्टमैटिक वे में मेंशन की हुई है। आप वो परचेस कर सकते हो, सिर्फ 15 रुपीज़ की है। आप सोच सकते हो कि पूरा का पूरा आपको ग्रामर सिर्फ 15 रुपये मिल रहा है। कभी कभार हम इतनी सारी चीज़ें सीखने के लिए कितने पैसे खर्च कर देते हैं और कितना समय व्यतीत कर देते हैं, बट हमको सारी चीज़ें एक जगह नहीं मिलती है। बट आप लोगों के लिए आपका समय ना जाए, आप सारी चीज़ें एक जगह पढ़ पाओ, सही तरीके से पढ़ पाओ, इसलिए ये चीज़ बनाई गई है। तो आप ये भी ले सकते हो, आपका चॉइस है। सेशन देखना है सेशन देखिए, ई बुक परचेस करना चाहते हो ई बुक परचेस कर सकते हो। ओके, सो ये था हमने ऑल अबाउट, मैंने आप लोगों के साथ हिंदी का डिस्कशन किया। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन की ओर और देखते हैं आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। आज का हमारा सबसे पहला सवाल होगा, कपड़ा के लिए सही पर्यायवाची वालों शब्दों की पंक्ति को चुनिए। मतलब हमें कपड़ा के लिए जो प्रॉपर पर्यायवाची शब्द है वही फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3, पट, वसन और चीर ये कपड़ा के पर्यायवाची शब्द है, इसलिए ऑप्शन 3 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधेरे घर का उजाला मुहावरे का वाक्य प्रयोग निम्न विकल्पों में से कौन सा है। हमें ये बताना है कि अंधेरे घर का उजाला ये जो मुहावरा है इसका वाक्य प्रयोग इनमें से कौन सा जो कि करेक्ट है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4, राजीव तो मेरे भाई का इकलौता बेटा है। अंधेरे घर का उजाला मतलब होता है एक ही संतान होना, इसीलिए ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजीव तो मेरे भाई का इकलौता बेटा है। ठीक है, इस सेंटेंस से हमें यह बोध होता है, एक ही संतान का बोध होता है, इसलिए ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सज्जन। सज्जन के लिए हमें क्या बताना है, संधि विच्छेद बताना है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2, सत अधिक जन। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी संधि रिलेटेड आपको रूल्स अगर जानने हैं तो आपको हिंदी की मैराथन को गो थ्रू करना होगा, उसमें सारे रूल्स मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दूरावस्था का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। दूरावस्था ये जो वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, इनमें से कौन सा वर्ड है जो कि प्रॉपर है, सही उसका रूप है, वो है ऑप्शन 3, दूरवस्था। ये होता है प्रॉपर शुद्ध रूप दूरवस्था का। ओके, इस ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इत्यादि के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। अभी हमें इत्यादि का यहाँ पे संधि विच्छेद बताना है। आंसर हो जाएगा इति अधिक आदि। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगारों पर पाँव रखना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है। अब यहाँ पे हमें इसका अगेन मीनिंग बताना है इस मुहावरे का। आंसर हो जाएगा नुकसान वाला कोई कार्य करना। अंगारों पर पाँव रखना मतलब कि नुकसान वाला कोई कार्य करना। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बाकी सारे अ उपसर्ग से बने हुए हैं, आ से सिर्फ एक ही है जो कि है आचरण। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह देखिए अरविंद से शिशु वृद्ध कैसे सो रहे, ये निम्न में से कौन सा अलंकार है। यहाँ पे हमें एक सेंटेंस दिया हुआ है कि यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे हैं। यहाँ पे जो अलंकार है वो है उपमा अलंकार। क्यों उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे जो है तुलना की जा रही है। यहाँ पे शिशुवृंद मतलब कि अर्थात बच्चों की जो तुलना है वो कमल से की गई है। ठीक है, यहाँ शिशुवृंद अर्थात मतलब होता है बच्चों, और बच्चों की जो तुलना है अरविंद मतलब होता है कमल।
बच्चों की तुलना कमल से की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। मैंने यहाँ पे जो मैराथन है उसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे मेंशन किया आप लोगों के लिए। उपमा अलंकार क्या होता है कि जब किन्हीं दो वस्तु का आकृति का गुण, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए और वो दो विभिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, तब उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक है, जब भी कंपैरिजन होगा तब उपमा अलंकार होगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और से ये वर्ड जो है ये दर्शाता है कि कंपैरिजन की जा रही है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 उपमा अलंकार। ठीक है, सो बाकी सर अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो आप लोगों को मैंने प्रीवियस जो एक सेशन जनरल नॉलेज का प्रोवाइड किया तब भी आपको कहा है कि हिंदी के लिए आपको मैराथन को गो थ्रू करना होगा। आपका कंप्लीट जो हिंदी का व्याकरण है वो उसमें कवर अप किया गया है। सो जो भी डिटेल है आपको वहाँ पे मिल जाएगा। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो आने वाले सेशन में आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, जिस उपमा में चारों अंग उपस्थित रहते हैं वहाँ होती है। सो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 3 पूर्णोपमा अलंकार। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना इम्पॉर्टेंट है कि उपमा अलंकार के दो प्रमुख भेद होते हैं। पहला होता है पूर्णोपमा अलंकार, सेकंड होता है लुप्तोपमा अलंकार। अब पूर्णोपमा अलंकार क्या होता है? इसमें उपमा के सभी अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण। ठीक है, ये 4 अंग होते हैं उपमा अलंकार के। ठीक है, और ये चारों के चारों अंग जिस अलंकार में उपस्थित होते हैं उसे कहते हैं हम पूर्णोपमा अलंकार। ठीक है, अब लुप्तोपमा अलंकार किसे कहा जाता है? इसमें उपमा के चारों अंगों में से यदि 1 या 2 या फिर 3 का ना होना पाया जाता है उसे कहा जाता है लुप्तोपमा अलंकार। जहाँ पे सभी अंग होंगे वो होगा पूर्णोपमा, जहाँ पे 1, 2 या फिर 3 मिसिंग होंगे तो वो होगा लुप्तोपमा अलंकार। कौन से अंग होते हैं? उपमा, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म। ठीक है, सो अभी हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि जिसमें चारों अंग उपस्थित रहते हैं वो क्या हो जाएगा? पूर्णोपमा। इसलिए ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब हम ये देखेंगे कि अंग क्या होते हैं। उपमा के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म। इसका डेफिनेशन भी आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। उपमेय क्या होता है? जिस वस्तु की समानता किसी दूसरी वस्तु से की जाए उसे उपमेय होता, उस वहाँ पर उपमेय होता है। अभी हम समानता करें या फिर कंपैरिजन कर रहे हैं किसी वस्तु की किसी दूसरी वस्तु के साथ, तो वहाँ पे क्या होता है? उपमेय होता है। उपमान क्या होता है? उपमेय की उपमा जिससे दी जाती है उसे उपमान कहते हैं। ठीक है, अर्थात उपमेय की जिसके साथ समानता बताई जाती है, जिसके साथ कंपैरिजन की जाती है वो होता है उपमान। ठीक है, वाचक शब्द क्या होता है? जब उपमान और उपमेय में समानता दिखाई जाती है तब जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे हम वाचक शब्द कहते हैं। जब भी कंपैरिजन की जा रही है और उसमें कोई वाचक शब्द आ रहा है, कोई शब्द का प्रयोग किया जा रहा है कंपैरिजन करने के लिए, तो वो होगा वाचक शब्द। एंड साधारण धर्म क्या होता है? दो वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए किसी ऐसे गुण या धर्म की मदद ली जाती है जो दोनों के वर्तमान स्थिति में उसी गुण या धर्म को साधारण धर्म कहते हैं। मतलब जब भी कंपैरिजन की जा रही है तो गुण या धर्म की मदद ली जाती है समानता दिखाने के लिए, उसे कहा जाता है साधारण धर्म। ठीक है, जब भी कंपैरिजन की जाती है, ठीक है, किसी वस्तु के साथ, तो वो उपमेय कहलाता है। जिस वस्तु की समानता की जा रही है, ठीक है, जिसके साथ की जा रही है वो उपमान होता है। ठीक है, कंपैरिजन करते वक्त कोई शब्द का प्रयोग किया जा रहा है तो वो होता है वाचक शब्द, और उस शब्द में गुण या फिर धर्म होगा तो वो होगा साधारण धर्म। तो ये होते हैं उपमा अलंकार के अंग, और चारों अंग उपस्थित रहेंगे तो वो पूर्णोपमा अलंकार होगा, और कोई भी एक अंग मिसिंग होगा, 2 होंगे या फिर 3 मिसिंग होंगे तो वो होगा लुप्तोपमा अलंकार। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। इसके अलावा अलंकार, उसके टाइप्स, उसके सब टाइप्स और भी जो इम्पॉर्टेंट है वो अगेन आपको कहना चाहूँगी, सारा डिटेल आपको मैराथन में नजर आएगा। ओके, बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, असंभव में इनमें से कौन सा समास है? असंभव, तो असंभव में जो पहला पद है वो निषेधात्मक है। ठीक है, जब भी आप लोगों को पहला पद निषेधात्मक नजर आएगा वह नय तत्पुरुष समास कहलाता है।
ठीक है, मतलब कि जो संभव नहीं है। जब भी कोई निगेटिव सेंस नजर आएगा तो वो होता है नय तत्पुरुष समास, इसलिए ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें संदेह न हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। मतलब कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अनेक शब्दों के लिए एक, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 असंदिग्ध। जिसमें संदेह नहीं हो के लिए प्रॉपर वर्ड होगा ऑप्शन 2 असंदिग्ध। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनश्याम में निम्न में से कौन सा समास है। अब घनश्याम में हमें बताना है कि समास कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 कर्मधारय समास। घनश्याम समास का अगर हम विग्रह करते हैं तो होगा जो घन के समान श्याम है, और जब भी समास का पूर्व पद जो है वो विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। और विग्रह करने पर है जो और के समान अगर ये पद मध्यम पद में आते हैं तो वो कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे हमने जब घनश्याम का समास का विग्रह किया तो क्या आया है, जो घन के समान है। ठीक है, जो घन के समान, सो के समान ये जो मध्यम पद में आया है जो या फिर के समान नजर आएगा वो हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। अब एक और डाउट, अगर ऑप्शन में आप लोगों को बहुव्रीहि समास दिया होता तो आंसर होता बहुव्रीहि समास। या आपको आने वाले और क्वेश्चंस आएंगे तो आपको और क्लियर होगा। अगर आपने मैराथन देखी होगी तो डेफिनेटली आप लोगों को मैं जो पॉइंट बताने वाली हूँ वो और भी अच्छे से कवर अप क्लियर हो जाएगा। ये बहुव्रीहि समास इसलिए है क्योंकि बहुव्रीहि समास हम किसे कहते हैं, ना तो पूर्व पद इंपॉर्टेंट होता है ना ही उत्तर पद इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जो थर्ड मीनिंग उसमें से निकल कर आता है उसे कहते हैं हम बहुव्रीहि समास। जो घन के समान श्याम है अर्थात कौन होते हैं, श्री कृष्ण। तो जब भी ना उत्तर पद प्रधान है ना पूर्व पद प्रधान है तो वो होता है बहुव्रीहि समास। उसमें जो तीसरा मीनिंग निकल कर आता है वो होता है बहुव्रीहि समास। बट हमको यहाँ पे ऑप्शन में बहुव्रीहि समास नहीं दिया था। अगर ऑप्शन में कर्मधारय भी प्रेजेंट होता, बहुव्रीहि भी प्रेजेंट होता, हम आंसर बहुव्रीहि मार्क करते। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे कर्मधारय समास को मार्क किया है। जो घन के समान है, के समान की वजह से ये कर्मधारय समास कहलाता है। काफ़ी बार ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि 1 से 2 समास होते हैं, लेकिन आपको कौन सा चुनना है ये आपको आने वाले क्वेश्चंस में और भी क्लियर होगा, इसलिए सेशन में आपको कंटिन्यू सेशन देखना है। ओके, सो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्मधारय समास। मैंने अगेन यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट है ये मैराथन का लाया है, जो कि मैंने मैराथन में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, आप लोगों के लिए ये मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे मेंशन किया है। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अप उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। सो अप उपसर्ग इनमें से कौन से शब्द में है ये हमें बताना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो अपकार। ठीक है, बाकी सब में जो है वो अप उपसर्ग नहीं है, सिर्फ अपकार ऐसा है जिसमें उपसर्ग अप आपको नजर आ रहा है। इस ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केशव कहीं न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति, समुझी मन ही मन रहिए में कौन सा रस है। सो हमें यहाँ पे रस बताना है कि कौन सा रस है। सो इसका सबसे पहले मीनिंग क्या बताया गया है कि हे केशव क्या कहूँ कुछ कहा नहीं जाता, हे हरि आपकी यह विचित्र रचना देखकर मन ही मन में आपकी लीला समझकर रह जाता हूँ। सो यहाँ पे इस सेंटेंस में जो है कुछ आश्चर्य हो रहा है। ठीक है, और जब भी आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर अगर कोई विस्मय आदि का भाव उत्पन्न होता है उसे हम अद्भुत रस कहते हैं। ठीक है, सो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अद्भुत रस। और अद्भुत रस में जो स्थायी भाव होता है वो होता है विस्मय। ठीक है, अद्भुत रस का मीनिंग क्या होता है, इसका स्थायी भाव जो होता है वो आश्चर्य होता है। जब व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय आदि का भाव उत्पन्न होता है उसे हम अद्भुत रस कहते हैं। इसके अंदर रोमांच, आंसू आना, कांपना, गंध होना, आंखें फाड़ कर देखना आदि के भाव व्यक्त होते हैं। ठीक है, सो ये है अद्भुत रस, इसलिए ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको साइड के चार्ट में रस के प्रकार मैंने मेंशन किए, उसका स्थायी भाव क्या होता है वो भी बताया है, आप वो पढ़ सकते हो क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चंस जो है वो स्थायी भाव भी पूछा जाता है रस के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अप्रासंगिक का शुद्ध रूप इनमें से कौन सा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अप्रासंगिक में ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वो करेक्ट रूप होगा अप्रासंगिक का। ठीक है,
अप्रासंगिक होता है, ना कि अप्रासंगिक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भगवत भक्ति के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 भगवत प्लस भक्ति। भगवत प्लस भक्ति, ये हो जाएगा उसका संधि विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 अपीहित। ये जो है ये अपी उपसर्ग से बना हुआ है, आप देख सकते हो। उपसर्ग वाले जो भी क्वेश्चंस अभी तक के गए, ये भी क्वेश्चन आया, बहुत ही सिंपल है, इजी टू आइडेंटिफाई है। अपी आप लोगों को पहले इसमें देख सकते हो आपी दिया हुआ है, फिर आपी अगेन आपी दिया हुआ है, अपी में बड़ी मात्रा दी हुई है, लेकिन फोर्थ में अपी जो है वो प्रॉपर उपसर्ग दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंतु के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 परम अधिक टू। परम अधिक टू, सो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का निम्न में विकल्पों में से कौन सा मीनिंग है, ये हमें बताना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 देने से साफ मना कर देना। अंगूठा दिखाना मतलब कि देने से साफ मना कर देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खटाई में पड़ना। इस मुहावरे का हमें यहाँ पे अर्थ बताना है। आंसर हो जाएगा काम में अड़चन आना। खटाई में पड़ना मतलब कि काम में अड़चन आना। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेखटके में कौन सा समास है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4 अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है कि जिन समास के पूर्व पद में अव्यय हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय कौन से होते हैं, अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर, बे, ये सारे क्या होता है अव्यय होते हैं। ठीक है, अव्यय, उपसर्ग, ये सारी चीज़ें आपको अगर आप मैराथन देखते हो तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को रिकमेंड करना चाहती हूँ कि आप एक बार गो थ्रू कीजिए, तो आप लोगों को ये जो छोटे छोटे डाउट्स होते हैं ना व्याकरण में, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो बे ये क्या हुआ है, ये एक अव्यय है जो कि पूर्वपद के रूप में आया हुआ है, और जब भी समास के पूर्वपद में अव्यय होता है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। सो बेखटके मतलब कि बिना खटके। ठीक है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 अपमान। ठीक है, अप से कौन सा वर्ड बना हुआ है, अपमान। ठीक है, और वही करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इंद्रियों से न जाना जा सके के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। ठीक है, जो इंद्रियों से ना जाना जा सके, जैसे हमारे सेंसेस होते हैं, आईज, ईयर्स, नोज। ठीक है, तो इनमें से जो जाना नहीं जाता है उसे क्या कहते हैं हम, अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो इंद्रियों से नहीं जाना जाता है उसे कहते हैं अतीन्द्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारहसिंगा निम्न में से कौन सा समास है। सो हमें बताना है बारहसिंगा में कौन सा समास है। अब अगर हम इसका समास का विग्रह करते हैं तो क्या होगा, 12 है सिंह जिसके, कौन होता है वो, बारहसिंगा। और जब भी जिस समास का पूर्वपद प्रधान्य होता है और दूसरा पद भी प्रधान्य होता है, और जब ये दो पदों से जो मिलकर तीसरा पद बनता है और तीसरा पद जो होता है वो प्रधान बन जाता है, उसे कहते हैं हम बहुव्रीहि समास। आप लोगों को अभी थोड़े टाइम पहले मैंने एक्सप्लेन किया था ये चीज़ कि जब पहला और दूसरा दोनों पद प्रधान्य होते हैं और उन दो पदों से मिलकर जब तीसरा पद बनता है और वही प्रधान माना जाता है, उसे कहते हैं हम बहुव्रीहि समास। तो 12 है सिंह जिसके, वो है बारहसिंगा, इसलिए बहुव्रीहि समास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। जब भी वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, ये आदि विग्रह करने पर अगर आप लोगों को नजर आते हैं तो वो बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, त्रिनेत्र, 3 नेत्र है जिसके, वो है शिव। तीसरा मीनिंग निकल कर आ रहा है। नीलकंठ, नील है कंठ जिसका, वो भी है अगेन शिव जी, तो अगेन तीसरा मीनिंग निकल कर आ रहा है। चक्रधर, चक्र धारण करने वाला है विष्णु, तीसरा पद निकल कर आ रहा है। जब भी तीसरा पद प्रधान होता है वो होता है बहुव्रीहि समास। ठीक है, जिसका, जिसकी, जिसके, वाला है, जो, ये सारे वर्ड्स अगर आपको विग्रह करने पर आते हैं तो वो होता है बहुव्रीहि समास। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा जो स्क्रीनशॉट मैंने मेंशन किए वो आप पॉज करके पढ़ सकते हो। अगर आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप
वो सेशन जो मैंने प्रोवाइड किए वो भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर रस का स्थायी भाव क्या है। आप लोगों को अभी थोड़ा टाइम पहले कहा था मैंने कि रस में आपको स्थायी भाव भी पूछा जा सकता है और वो पूछा गया था आपके एग्जाम में। ठीक है, आप देख सकते हो कि वीर रस जो है ये रस का प्रकार है, तो इसका स्थायी भाव पूछा है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। आपको इस चार्ट में नजर आ रहा होगा, ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सो आप लोगों को जितने भी रस के प्रकार है उसके स्थायी भाव आपको ध्यान में रखने होंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आभूषण के लिए पर्यायवाची वालों शब्दों की पंक्ति को चुनिए। सो आभूषण के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 भूषण, अलंकार, जेवर। तो ये होते हैं आभूषण के पर्यायवाची शब्द, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां श्लिष्ट शब्दों से दो अर्थ लगाकर अन्य अर्थ की कल्पना होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 3 श्लेष विक्रोक्ति। अब आप लोगों को पहले बताना चाहूंगी कि वक्रोक्ति क्या होता है, उसके क्या सब टाइप्स होते हैं, किसको काकू वक्रोक्ति कहा जाता है, किसे श्लेष वक्रोक्ति कहा जाता है, ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगी तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले होता है वक्रोक्ति, और वक्रोक्ति का मतलब होता है वक्र उक्ति, मतलब कि टेढ़ी उक्ति। कहने वाले का अर्थ कुछ होता है किंतु सुनने वाला जो होता है उसका दूसरा ही अर्थ निकाल लेता है, उसे कहते हैं हम वक्रोक्ति। ठीक है, वक्रोक्ति के दो मुख्य भेद होते हैं। पहला होता है काकू अक्रोक्ति अलंकार, दूसरा होता है श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। अब काकू वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है? जहां पर उच्चारण के कारण श्रोता वक्ता की बात का गलत अर्थ निकाल लेता है उसे हम काको वक्रोक्ति कहते हैं। समझ आया? काकू किसे कहेंगे कि उच्चारण के वजह से जो वक्ता कह रहा है, जो कुछ वो बोल रहा है उसका अलग मीनिंग निकाल लेना, तो वो होगा काकू वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, जैसे उसने कहा जाओ मत बैठो यहां, बट उसे सुनने में क्या आ गया? जाओ मत बैठो, मतलब कि कुछ निगेटिव सेंस ले लेना। सेंटेंस को सुनने की वजह से जब हम उसका गलत मीनिंग निकाल लेते हैं, ठीक है, कुछ उच्चारण के वजह से हम उसका गलत मीनिंग निकाल लेते हैं, तो वो होता है काकू वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, और श्लेष वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है? जहां पर एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होने के कारण श्रोता वक्ता की बात का गलत अर्थ निकाल लेता है, वहां श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है। अब जैसे कि मैंने काकू में आपको कहा कि उच्चारण के वजह से अर्थ गलत निकलता है, लेकिन श्लेष में क्या होता है? शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं और वो शब्द का गलत मीनिंग ले लेता है, गलत अर्थ निकाल लेता है, उसे कहते हैं हम श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। जैसे कौन द्वार पर राधे में हरि, हरि का क्या कहा, हरि का क्या काम यहाँ। सो यहाँ पर हरि के दो अर्थ है, श्री कृष्ण और बंदर। सो राधा जी द्वारा श्री कृष्ण के अर्थ ग्रहण न करके उन्होंने बंदर का अर्थ ग्रहण कर लिया है। तो जब भी जो श्रोता होता है और वक्ता होता है, जो श्रोता कहता है कुछ शब्द वो बोलता है और वो शब्दों का गलत अर्थ जब वक्ता ले लेता है तो उसे कहते हैं हम श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। जब उच्चारण के वजह से मीनिंग बदल जाएगा तो वो हो जाएगा काकू वक्रोक्ति अलंकार, बट जब शब्दों के अर्थ अलग निकल जाएंगे तो वो हो जाएगा श्लेष विक्रोक्ति अलंकार। और हमें क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि जब शिलाष्ट शब्दों में से अर्थ लगाकर अन्य अर्थ की कल्पना होती है तो वह कौन सा अलंकार होता है? वह श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है। जब भी शब्द आपको नजर आएगा, शब्द की वजह से अर्थ बदल जाएगा तो वो हो जाएगा श्लेष वक्रोक्ति। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बढ़ते आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चपलासी, चकसी, चमरसी और चंदनसी, चंद्रमासी, चांदनीसी, चांदीसी, चमेलीसी में कौन सा अलंकार है ये हमें बताना है। आंसर हो जाएगा इसका बहुत ही सिंपल है, उपमा अलंकार। जब भी आप लोगों को कंपैरिजन नजर आएगी, आप लोगों को कहा था मैंने कि जब भी आप लोगों को कंपैरिजन नजर आएगी तो वो होगा आप लोगों का उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या फिर दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, ठीक है, और तब वहां पर होता है उपमा अलंकार। मतलब इन शॉर्ट आपको ध्यान में रखना है, उपमा अलंकार मतलब कि जब भी कंपैरिजन होगी, ठीक है। सो यहाँ पे कंपैरिजन की जा रही है इसलिए ये होगा उपमा अलंकार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अब अधि उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 अधिकार। आप देख सकते हो अधि ये उपसर्ग कौन से वर्ड में है? ऑप्शन 3 में है, इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है छांदब्द।
सो इसका जो करेक्ट शब्द रूप है वो है ऑप्शन 4 छंदोबद्ध। क्या होता है? छंदोबद्ध। बट यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन में वो रॉन्ग रूप दिया हुआ है और हमें करेक्ट रूप आइडेंटिफाई करना है, तो वो है ऑप्शन 4 छंदोबद्ध। ऑप्शन 4 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्छिष्ट के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 उत अधिक शिष्ट। क्या होगा? उत अधिक शिष्ट जो है वो उच्छिष्ट का जो है संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्मति के लिए संधि विच्छेद को चुनिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सम अधिक मति। क्या होगा? सम अधिक मति। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्प में से कौन सा है, ये हमें बताना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 आय से अधिक व्यय करना। मतलब कि चादर के बाहर पैर पसारना मतलब कि हमारी इनकम से ज़्यादा हम खर्च करते हैं, उसे बोला जाता है आय से अधिक व्यय करना। ठीक है, मतलब कि चादर के बाहर पैर पसारना। सो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम सांसें लेना। इस मुहावरे का हमें सही विकल्प बनाना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मृत्यु के अत्यंत करीब होना। मतलब ये होता है अंतिम सांसें लेना। सो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसन्नता के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तो हमें प्रसन्नता के पर्यायवाची शब्द बताने हैं। आंसर हो जाएगा हमारा आनंद, हर्ष और उल्लास। सो ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रोक्ति अलंकार कितने प्रकार होते हैं? आप लोगों को थोड़े टाइम पहले ही मैंने एक्सप्लेन किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 2। पहला होता है काकु वक्रोक्ति अलंकार, सेकंड होता है श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। सो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है धनी मानी निम्न में से कौन सा समास है? बहुत ही सिंपल है। जब भी आप लोगों को एक योजक चिन्ह दो पदों के बीच में नजर आएगा तो वो हमेशा द्वंद्व समास रहेगा। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको सोचना ही नहीं है, जब भी आपको योजक चिन्ह नजर आएगा तो वो होगा आपका द्वंद्व समास। आप देख सकते हो यहाँ पे योजक चिन्ह नजर आ रहा है आप लोगों को, दैट मीन्स वो द्वंद्व समास है। ठीक है, द्वंद्व समास क्या होता है? जिसका विग्रह करने पर और अथवा या एवं का प्रयोग होता है, उसे हम कहते हैं द्वंद्व समास। दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, उसे कहते हैं हम द्वंद्व समास। हमेशा आपको योजक चिन्ह नहीं नजर आएगा, बट आपको जब भी योजक चिन्ह नजर आएगा तो वो द्वंद्व समास ही रहेगा। और उसका अगर आप विग्रह करते हो, जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों के साथ बताती हूँ अपना पराया, तो हम बोलते हैं अपना या पराया। ठीक है, सो या यहाँ पे विग्रह करने पर प्रयोग हुआ है। पाप पुण्य, पाप और पुण्य और हुआ है। तो जब भी या अथवा और ये सारे अगर आप लोगों को विग्रह करने पर इन सारे शब्दों का अगर प्रयोग हुआ तो वो होगा आपका द्वंद्व समास। ठीक है, पर यहाँ पे हमें योजक चिन्ह नजर आए इसलिए हम लोगों को ज्यादा सोचना नहीं है, द्वंद्व समास मार्क कर देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋण देने वाला के लिए इन शब्द में से कौन सा निम्न शब्द है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 उत्मर्ण। वह व्यक्ति जो ऋण देता है, ठीक है, वह व्यक्ति जो उधार देता है, जो महाजन होता है, जिसे महाजन भी कहते हैं, जिसे क्रेडिटर भी कहते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 उत्मर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दशानन में निम्न में से कौन सा समास है? अब दशानन में हमें बताना है कि कौन सा समास है। ठीक है, अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। आप लोगों को कुछ जो क्वेश्चंस है ना, आप अभी सेशन को देख रहे हो तो आप लोगों को वीडियो को पॉज करना है, आंसर खुद से मार्क करने की कोशिश करनी है। अगर आप लोगों को नहीं आता है देन आपको आंसर चेक करना है, और आपने अगर कोई आंसर भी मार्क किया होगा तो देन आपको देखना है कि आपने करेक्ट मार्क किया या फिर रॉन्ग मार्क किया, और रॉन्ग हुआ तो क्यों रॉन्ग हुआ। ये सारी चीज़ें आप जब भी कोई भी सेशन देखते हो, जब भी आप पढ़ते हो, तो ये सारा चीज़ आपने करना चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि आपको कितनी चीज़ें आती है और जहाँ पे आप गलती करते हो तो वो गलती क्यों हो रही है और यहाँ पे क्या चीज़ करेक्ट होनी चाहिए वो आपको समझ आएगी। ठीक है, तो जब भी आप सेशन कोई भी देखते हो तो आप ये टेक्निक को अपनाएं। जब भी क्वेश्चन आता है, अगर आप लोगों को उसका आंसर पहले आपको खुद को मार्क करना है, देन फिर आपको आंसर चेक करना है। ठीक है, अब आप लोगों को सबसे पहले एक वीडियो पॉज करना है और आपको इसका खुद से आंसर करना है, एंड देन फिर देखना है कि आपका करेक्ट आया या फिर रॉन्ग आया, रॉन्ग आया तो क्यों रॉन्ग हुआ। सो दशानन का करेक्ट आंसर होगा बहुव्रीहि समास। मैंने सेम एग्जाम्पल ऑलरेडी एक समास का सेशन भी अलग से पढ़ाया हुआ था हिंदी के लिए, और मैंने जो मैराथन ली उसमें भी मैंने आप लोगों को ये चीज़ एक्सप्लेन की है। अब दशानन का मीनिंग होता है 10 आननों का समूह। ठीक है, सो ये द्विगु समास भी हो सकता है। ठीक है, अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि समास नहीं होता तो ये द्विगु समास होता।
बट यहाँ पर बहुव्रीहि समास दिया हुआ है, इसलिए आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास, क्योंकि 10 आनन है जिसके, अर्थात वो कौन है, रावण। ना कि पूर्व पद इंपॉर्टेंट है, उत्तर पद इंपॉर्टेंट है, बल्कि जो तीसरा पद है वो प्रधान है, तो वो कहलाता है बहुव्रीहि समास। और आप लोगों को तब भी मैंने कहा था, इससे पहले एक क्वेश्चन ऑलरेडी गया था, अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि समास है और उसी के साथ और कोई समास भी हो रहा है, सो आप लोगों का जो चॉइस रहेगा वो ऑलवेज बहुव्रीहि समास रहेगा। अगर आप वो कर्मधारय बहुव्रीहि हो तो भी बहुव्रीहि आंसर रहेगा, द्विगु बहुव्रीहि है तो भी बहुव्रीहि समास रहेगा। जब भी कोई शब्द, कुछ ऐसे ही शब्द होते हैं जो कि 2 समास हो जाते हैं, और ऑप्शन में अगर दोनों अवेलेबल है लेकिन ऑप्शन में बहुव्रीहि समास भी हो रहा है, तो आप लोगों को जो ध्यान में रखना है ये चीज़, आप ऑलवेज आंसर बहुव्रीहि मार्क करोगे, ठीक है। उसका जो सेकेंड जो होता है द्विगु, वो मार्क नहीं करोगे, आपको मार्क नहीं मिलेगा। आंसर बहुव्रीहि समास कहलाता है, उससे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दशानन जो है वो बहुव्रीहि समास है। द्विगु समास क्या होता है, जब भी संख्याओं का समूह, मतलब जब भी संख्या की बात की जाती है, 1 2 3 4 5 6, अगर आपको पूर्व पद में, उत्तर पद में कभी भी संख्या का अगर बोध होता होगा तो वो द्विगु समास कहलाता है। तो जैसे 10 से क्या होता है 10, तो 10 ये तो संख्या की बात की जा रही है, तो ये द्विगु समास होना चाहिए। बट अगर जब हम इसका विग्रह करते तो क्या होता है, 10 आनन है जिसका, मतलब जस्ट 10 मुख है जिसके, वो कौन है, रावण। तो इसीलिए यहाँ पे है बहुव्रीहि समास, और 2 चॉइसेस जब बनती है तो प्रेफरेंस होगा बहुव्रीहि समास, ओके। इसलिए ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा काफ़ी अच्छी तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनु उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। सो अनु उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है, अनुचर। काफ़ी सिंपल है, ऑप्शन 4 ही अनु उपसर्ग से बना है, इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुचर, ओके। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भयानक रस का स्थायी भाव क्या है। अब हमें यहाँ पे बताना है कि भयानक का स्थायी भाव क्या है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भय, ऑप्शन 3, ठीक है। भयानक रस जो है इसका स्थायी भाव पूछा गया है, आप लोगों को कहा था मैंने कि स्थायी भाव पूछा जाता है। सो भयानक मतलब होता है डर, भय, सो वही इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिरंजीवो चोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृषभानुज वे हलधर के बीर। में कौन सा अलंकार है ये हमें बताना है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर श्लेष अलंकार। अगर हम इसका मीनिंग देखते हैं, सो यहाँ पे ये बताया गया है कि यह जो जोड़ी है वो चिरंजीवी हो, इनमें गहरा प्रेम हो, एक वृषभानु की पुत्री है, दूसरे बलराम के भाई है। ये हुआ उसका एक मीनिंग। लेकिन जब उसका सेकेंड मीनिंग की अगर बात की जाती है कि ये जोड़ी चिरंजीवी हो, इनमें गहरा प्रेम हो, एक वृषभ बैल की अनुजा बहन है और दूसरे हलधर बैल के भाई है। सो जब भी किसी काव्य में एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं वह श्लेष अलंकार कहलाता है, ठीक है। शब्द के वजह से अगर कई अनेक अर्थ निकल कर आएंगे तो वह होगा श्लेष अलंकार। सो यहाँ पे एक शब्द से अनेक अर्थ निकल कर आए हैं, इसलिए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर श्लेष अलंकार। ऑप्शन 4 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वी उपसर्ग से बना निम्न में से कौन सा है। सो वी उपसर्ग से बना निम्न में से शब्द है ऑप्शन 4 विराग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, संयोग के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। आंसर हो जाएगा सम अधिक योग संयोग, ठीक है। सम अधिक योग संयोग, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये जो भी संधि विच्छेद है, इसके जो भी रूल्स है, मैंने काफ़ी सारे स्लाइड्स के साथ, काफ़ी सारे पॉइंट्स के साथ ऑलरेडी मैराथन में एक्सप्लेन किया है, इसलिए आपको कहना चाहती हूँ अगर मैराथन को देखते हो तो आपका सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौजन्यता का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सौजन्य, ठीक है। सौजन्य ये प्रॉपर शब्द रूप होता है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है। आंसर हो जाएगा ईर्ष्या में व्यथ होना, ठीक है। ईर्ष्या में व्यथित होना ये होता है अंगारों पर लौटना का, इस मुहावरे का मीनिंग ईर्ष्या में व्यथित होना, ठीक है। सो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, षड्मास के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। सो षड्मास का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 षट अधिक मास। क्या होगा, षट अधिक मास,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है छठी का दूध याद आना, इस मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, भयंकर विपत्ति में पड़ना, बहुत ज्यादा विपत्ति होना उसको कहलाते हैं छठी का दूध याद आना। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति चुनिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, आसमान, गगन, व्योम। ठीक है, ये आकाश के पर्यायवाची शब्द है, आसमान, गगन, व्योम। सो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रंथ रत्न इनमें कौन सा समास है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, जब हम इसका अगर विग्रह करते हैं तो होता है रत्नों के समान ग्रंथ, रत्नों के समान ग्रंथ। और जब भी विग्रह करने पर दो पदों के मध्यम में है जो या फिर के समान आते हैं तो वो कहलाता है कर्मधारय समास। और जिस समास में पूर्व पद विशेषण होता है, उत्तर पद विशेष्य होता है, वह कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक है, सो रत्नों के समान ग्रंथ ये हो जाएगा कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना विचारे किया हुआ विश्वास के लिए शब्द निम्न में से कौन सा है? आंसर हो जाएगा अंधविश्वास। मतलब बिना विचार किए हुआ जो विश्वास होता है वो होता है, बिना सोचे समझे किया हुआ विश्वास होता है अंधविश्वास। तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुसुम कोमल निम्न में से कौन सा समास है? सो हमें कुसुम कोमल का समास बताना है। सो कुसुम कोमल का अगर हम विग्रह करते हैं तो आंसर आएगा कुसुम सा कोमल या फिर कुसुम के समान कोमल। कुसुम मतलब होता है फूल, तो फूल के समान कोमल या फिर कुसुम के समान कोमल, और के समान और है जो जब भी आता है तब अभी मैंने कहा था कर्मधारय समास होता है, इससे आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपमा की संभावना होने पर कौन सा अलंकार होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां उपमेय में उपमा की संभावना हो, जहां उपमेय और उपमान में समानता के कारण रूप में उपमान की संभावना की कल्पना की जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, सो जब भी उपमान की संभावना होगी तो वो कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अधि उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4 अध्यक्ष जो है वो अधि उपसर्ग से बना शब्द है। आप लोगों को ये थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा लेकिन ये करेक्ट आंसर है। अधि के उपसर्ग वाले शब्द होते हैं अधिक्य, अधिराज, अधिग्रहण, अधिपति, लेकिन अध्यक्ष भी जो है वो अधि उपसर्ग से ही बना हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आँख, सगरी लंका जरी गई, चले निशाचर भाग। सो इनमें हमें पूछा गया कि कौन सा अलंकार है। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन 2 अतिशयोक्ति अलंकार। क्योंकि अगर हम इसका मीनिंग देखते हैं तो इसका मीनिंग यहाँ पर ऐसा है कि हनुमान की पूंछ में जो है आग लगाने से पूर्व ही सारी लंका अग्नि से जल गई और राक्षस भाग गए, ये बताया जा रहा है। सो जब भी किसी बात का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ाकर किया जाता है वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाहाकार हुआ क्रदन, भय कठिन ब्रज होते थे चूर, हुई दिगंत बधिर भीषण, रव बार बार होना यहाँ क्रूर। ठीक है, इनमें कौन सा रस है ये हमें बताना है। सो इस सेंटेंस को अगर आप देखते हो सो यहाँ पे भय की बात की जा रही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा भयानक रस। भयानक रस क्या होता है? सहृदय के हृदय में स्थिति भय नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, तब भयानक रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, जब भी भय की बात की जाएगी, जब भी डर ऐसा महसूस होगा सो वो होगा आपका भयानक रस। बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो आप भयानक रस को। सो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा ईश्वर के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति चुनिए। सो ईश्वर के लिए पर्यायवाची शब्द है प्रभु, जगदीश और भगवान। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? आंसर हो जाएगा धोखा देना। आंखों में धूल झोंकना मतलब कि हो जाता है धोखा देना। सो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाय फूल सी कोमल, बची हुई राख की ढेरी, निम्न में कौन सा अलंकार है?
अगेन वेरी सिंपल, सी ये बताता है कि कंपैरिजन की जा रही है, और जब भी कंपैरिजन की जाती है, जब भी तुलना की जाती है, तो कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। इसलिए ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका मीनिंग जो है वो ये है, यहाँ पर कोमल बच्ची की जो तुलना है वो फूल से की जा रही है। ठीक है, सो इसलिए होगा आपका उपमा अलंकार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संतोष के लिए संधि विच्छेद हमें बताना है। आंसर हो जाएगा सम अधिक तोष। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सकल्प। सकल्प दिया हुआ है हमें और इसका हमें शुद्ध रूप बताना है। सकल्प नहीं होता है, संकल्प होता है। ऑप्शन 4 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्धार। सो उद्धार का हमें यहाँ पे संधि विच्छेद बताना है। आंसर हो जाएगा उत अधिक हार होता है उद्धार, इसलिए ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू तुम ही उचित तप मोक ही भोगू। निम्न में कौन सा अलंकार है? आंसर हो जाएगा यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसमें मीनिंग की बात की जाए तो यहाँ पे ये बोला गया है कि मैं सुकुमारी हूँ और नाथ वन के योग्य है, आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। सो यहाँ पे जो है, जब भी कहने वाले का अर्थ कुछ और होता है किंतु सुनने वाला जो होता है उसका अर्थ कुछ और ही निकाल लेता है, तो वो होता है वक्रोक्ति अलंकार। और यहाँ पे यही हुआ है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, सो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने रूपक अनुप्रास श्लेष की यहाँ पे परिभाषा दी है, तो आप इसकी परिभाषा पढ़ सकते हो। क्या होता है रूपक अलंकार, क्या होता है अनुप्रास अलंकार और क्या होता है श्लेष अलंकार। ओके, सो बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, अभी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 अभ्यास। सो अभी उपसर्ग से बना शब्द है अभ्यास। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम घड़ी आना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मृत्यु निकट आना। अंतिम घड़ी आना मतलब कि मृत्यु निकट आना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदार हृदय निम्न में से कौन सा समास है? सो उदार हृदय आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 बहुव्रीहि समास। सो उदार हृदय है जिसका, वो है विशेष व्यक्ति। ठीक है, कोई विशेष व्यक्ति होते हैं जिसका हृदय जो होता है वो बहुत ही उदार होता है। ठीक है, सो उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। जब पूर्व पद इंपॉर्टेंट नहीं है, उत्तर पद भी विशेष नहीं है, प्रधान नहीं है, बट जो तीसरा पद निकल कर आ रहा है जो कि विशेष व्यक्ति है वो प्रधान है, तो होगा बहुव्रीहि समास। अब जब मैंने इसका विग्रह किया तो उदार है हृदय जिसका, ये आया है, तो जिसका मतलब किसका? विशेष व्यक्ति का। जब भी जिसका, जिसकी, ये सारे कीवर्ड्स भी आते हैं आपको कहा था विग्रह होने पर, तब भी बहुव्रीहि समास कहलाता है। इसलिए ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, परस्पर एक दूसरे पर आश्रित के लिए इनमें से कौन सा शब्द है ये हमें बताना है। परस्पर एक दूसरे पर आश्रित। ठीक है, सो आंसर हो जाएगा अन्योयाश्रित। अन्योयाश्रित मतलब होता है परस्पर एक दूसरे पर आश्रित, मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहना, उसे कहते हैं अन्योयाश्रित। ठीक है, सो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा यमुना निम्न में से कौन सा समास है? यहाँ पे योजक चिन्ह आप लोगों को नजर आ रहा है, सो आप लोगों को सोचना नहीं है, आंसर मार्क करना है द्वंद्व समास। ठीक है, जब भी आपको दो पदों के बीच में योजक चिन्ह नजर आएगा तो वो कहलाएगा द्वंद्व समास। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निस उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? आंसर हो जाएगा निष्कलंक। निस से बना है निष्कलंक, तो ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, गर्भ के अभ्रक काटन को पटुधार कुठार कराल है जाको, सोई हऊ बुझत राजसभा, धनु को दलियो हऊ दली हऊ डाकता। में निम्न में से कौन सा रस है ये हमें बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा रौद्र रस। जब कोई आपकी आत्मीय निंदा करता है, बुरा भला कहता है, अपमान करता है, तो उसके प्रति मन में जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं रौद्र रस।
सो यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि गर्भ के बच्चों को मारने के लिए जिसका कराल फारसा तेज घरवाला है, मैं राजसभा में पूछता हूँ कि धनुष किसने तोड़ा है, मैं उसके बल को तोड़ूंगा। सो यहाँ पे जो है एक क्रोध का भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या कहलाएगा, रौद्र रस कहलाएगा। ये जो सेंटेंस है ये होगा रौद्र रस का, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। सो ये थे आप लोगों के हिंदी के क्वेश्चंस जो कि आपकी एमपी सब इंजीनियर के एग्जामिनेशन में पूछे गए सवाल है। आपको इसमें जितनी भी शिफ्ट्स के हम लोगों ने क्वेश्चंस डिस्कस किए, हर शिफ्ट में 14 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो हमने जब भी इसमें देखा, सो आप लोगों को इसमें क्या नज़र आया, रस रिलेटेड क्वेश्चंस नज़र आए, अलंकार नज़र आए, मेनली समास आया, अनेक शब्दों के लिए एक आया, मुहावरों के लिए क्वेश्चंस पूछे गए, पर्यायवाची शब्द पूछे गए, ठीक है। सो ये जो टाइप है ये बेसिकली यहाँ पे नज़र आया है। लेकिन आप लोगों को सिर्फ अभी आने वाली एग्जामिनेशन के लिए ये सिर्फ 4 टॉपिक को नहीं पढ़कर जाना है, क्योंकि आप लोगों को ये कहना चाहूँगी ज़रूरी नहीं है कि यही 4 टॉपिक से भी इस साल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये 4 टॉपिक से तो पूछ ही सकते हैं, लेकिन बाकी सारे टॉपिक्स को भी कवर अप किया जा सकता है। सो आप लोगों को कंप्लीट प्रिपेयर करना होगा, और कंप्लीट प्रिपरेशन, कंप्लीट ग्रामर जो है वो आप लोगों को हिंदी की मैराथन में अवेलेबल है, आप वो देख सकते हो। आने वाले डेज में आप लोगों को और भी इंपॉर्टेंट सेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे हिंदी के, वो भी आप लोगों को देखना होगा। उसके लिए आप लोगों को चैनल के साथ कनेक्टेड रहना होगा, एंड कनेक्ट अगर चैनल के साथ करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, तब ताकि जब भी एक नया वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। हम लोगों ने आज जो क्वेश्चंस डिस्कस किए 70+ क्वेश्चंस, आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। जहाँ पे भी आप लोगों को दिक्कत आती है, जहाँ पे भी आप लोगों को क्वेरी आती है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हमसे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। आने वाले डेज में आप आपके एग्जामिनेशन के लिए कैसे सेशंस चाहते हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो भी रिक्वायरमेंट आप हमसे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना है, अपनी ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।